हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल जैक बोर्ड नंबर 1। आप चाहें बीए में हो, बीकॉम में हो या फिर बीएससी में हो, इससे किसी प्रकार का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको इस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। बहुत सारे स्टूडेंट को पता नहीं है कि ये सब्जेक्ट का भी एग्ज़ाम उन लोगों को देना है। तो चाहें आप ग्रेजुएशन में आर्ट्स, कॉमर्स या फिर साइंस किसी भी स्ट्रीम से हो, आप लोगों को मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड एनालिसिस इस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ये कॉमन कोर्स के अंतर्गत आता है CC5। CC का मतलब कॉमन कोर्स 5 और 2-3 आप लोगों का कॉमन कोर्स है। मतलब कि टोटल आप लोगों को 6 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा और उसमें से ये एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। और एक चीज़ आप लोगों को बता दूं कि अगर सबसे ज़्यादा स्कोरिंग कोई सब्जेक्ट है तो वो यही है, क्योंकि बहुत ही सिंपल सा सब्जेक्ट है जिसको 6 क्लास का स्टूडेंट भी समझ सकता है। इसमें तो जनरली मैथमेटिक्स का टॉपिक ज़्यादा पढ़ना है, राइट, लेकिन ये ऐसा टॉपिक है कि 6 क्लास का बच्चा भी समझ सकता है। तो आप लोग तो उससे डबल से भी ऊपर क्लास में हो, तो आप लोगों को भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेकिन आप लोगों को इस सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बिना पढ़े आप लोग स्कोर भी नहीं कर सकते और एग्ज़ाम में पास होना भी डिफ़िकल्ट हो जाएगा। मात्र आप लोगों को 25 क्वेश्चंस रहेगा और उस 25 क्वेश्चन को आप लोगों को सॉल्व करना रहेगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन रहेगा, लेकिन आप लोग इसके बारे में जानोगे तभी कर पाओगे। और आप लोग बीए में हो और बीकॉम, इन लोगों का मैथ 10th के बाद नहीं पढ़े हैं, तो आप लोगों को भी कोई दिक्कत नहीं होगा। बीएससी वाले तो मैथ को पढ़े हैं, तो इन लोगों को बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगा। लेकिन आप लोगों को भी बहुत ही सिंपल तरीके से यहाँ पे बताया जाएगा। तो आप लोग यदि कंसिस्टेंसी के साथ यहाँ पे लेक्चर को लेते हो तो सिंपली आप लोगों का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इसमें टोटल चैप्टर कितना है। देखिए, ये तो सभी स्टूडेंट को पढ़ना है, ये तो क्लियर हो गया। सब्जेक्ट कोड CC5 है, जो आप लोगों को एग्ज़ाम में भी लिखना रहता है। तो ये जो सब्जेक्ट है ना, इसमें टोटल चैप्टर मात्र 5 है। और आप लोगों का एग्ज़ाम का समय भी बहुत सामने आ गया है। कुछ दिनों में आप लोगों का ऑनलाइन एग्ज़ाम फॉर्म भराना भी शुरू हो जाएगा और किसी किसी कॉलेज में ऑफलाइन। तो टोटल 5 चैप्टर है। जितना जल्दी स्टार्ट कीजिएगा उतना जल्दी आप लोगों को बेटर रहेगा। ये कुछ इस प्रकार से है ना कि अगर एक ओवर में 3 रन मारना है तो कोई भी मार सकता है, लेकिन आज तक जो कभी बल्ला नहीं पकड़ा है उसके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा एक ओवर में 3 रन भी मारना। तो उसी प्रकार से ये सब्जेक्ट भी बहुत ही सिंपल है, लेकिन आप लोग अगर पढ़ोगे नहीं तो डिफ़िकल्ट हो जाएगा, राइट। तो टोटल 5 चैप्टर है और जो इसमें क्वेश्चंस पूछा जाएगा एग्ज़ाम के अंदर वो 25 क्वेश्चंस रहेगा। और अगर एवरेज मान करके चले तो हर एक चैप्टर से 5-5 क्वेश्चन पूछा जाएगा, राइट। तो हर एक चैप्टर को आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग यूनिट 2 सबसे बेसिक यूनिट को शुरू करते हैं, चैप्टर नंबर 2। यहाँ से एग्ज़ाम पैटर्न आप लोगों को समझ में आ गया। टोटल 5 चैप्टर है, उसमें से 25 क्वेश्चंस पूछा जाएगा। एवरेज मान कर चले तो 5 क्वेश्चन एक चैप्टर से पूछेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग यूनिट 2 को। चैप्टर नंबर 2 आप लोग साथ में नोटबुक, कॉपी और पेन लेकर के बैठेंगे और साथ में नोट भी करते चलेंगे। और जितना कॉन्सेप्ट बताया जाएगा ना, उससे ही आप लोगों का एग्ज़ाम में क्वेश्चंस रहने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग चैप्टर नंबर 2, जिसको यूनिट 2 भी कहा जाता है,
यूनिट 2 का नाम क्या है? सेट एंड नंबर सिस्टम। बहुत ही बेसिक चैप्टर है, राइट। सेट एंड नंबर सिस्टम, ये है यूनिट 2। आगे हम लोग फिर यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 4, यूनिट 5 सभी कंप्लीट करेंगे। इससे आप लोगों का टोटल 5 क्वेश्चन पूछेगा और एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहेगा। एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का और ये चैप्टर 2 से 5 क्वेश्चन, मतलब कि देखा जाए तो टोटल 15 मार्क्स का क्वेश्चन। तो देखिए, सेट्स एंड नंबर सिस्टम, साइंस वाले स्टूडेंट इसको पढ़े भी होंगे, लेकिन आर्ट्स और कॉमर्स के लिए देख लीजिए, ये पहला चैप्टर है आप लोगों के लिए। 10 तक आप लोग मैथ पढ़े हो तो आप लोगों को भी दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि 10 से भी लो लेवल का मैथ यहाँ पे है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि सेट, ये जो सेट्स है, उसके बाद नंबर सिस्टम। इस चैप्टर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। एक में हम लोग पढ़ेंगे सेट्स और एक में पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम एंड मतलब और है, एक तरफ सेट है एक तरफ नंबर सिस्टम है, तो 2 पार्ट्स में इसको हम लोग डिवाइड करके पढ़ने वाले हैं। तो सेट्स, सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे सेट्स से। तो सेट्स होता क्या है, इसका डेफिनेशन देखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे और आप लोग साथ में नोट करते चलिएगा। देखिए, सेट्स का मतलब होता है कलेक्शन। कलेक्शन मतलब किसी चीज़ को ग्रुप के अंदर रखना। जैसे कि आप लोग अगर कभी भी बुक को रखते हैं या फिर कॉपी को रखते हैं, तो 3-4 कॉपी को एक के ऊपर एक करके रखते हैं, तो वो क्या कहते हैं कि जो बुक है या फिर कॉपी है वो सेट्स के अंदर रखा गया है, राइट। तो सेट होता है कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का कलेक्शन होता है 2-3 चीज़ को मिला करके, या फिर कभी कभी एक ऑब्जेक्ट को भी सेट्स के रूप में बोला जाता है। तो सिंपल सा इसका डेफिनेशन देखिए, सेट्स का मतलब होता है कलेक्शन, और कलेक्शन का मतलब किसी चीज़ को संग्रह करके रखना, मतलब ग्रुप के अंदर रखना। तो सेट इज ए, यहाँ पे देखिएगा इसका डेफिनेशन और साथ में लिखिएगा भी। इसका डेफिनेशन लिखा जा रहा है, सेट इज ए वेल डिफाइंड collection of objects। क्या बोला गया कि जो सेट है ना, वो सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। और सबसे इंपॉर्टेंट कि ये जो कलेक्शन होगा, कलेक्शन का मतलब किसी चीज़ को संग्रह करके रखना, तो कलेक्शन होगा, कलेक्शन बदलना नहीं चाहिए, बदलना नहीं चाहिए। एक व्यक्ति से दूसरे तक। यहाँ पे बोला क्या गया है कि सेट है वो वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। जब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मतलब कोई भी वस्तु को ग्रुप के अंदर रख देते हैं तो वो सेट कहलाता है। लेकिन जो ग्रुप में रहेगा जिसको कलेक्शन बोलते हैं, तो कलेक्शन बदलना नहीं चाहिए एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक। इसका मतलब क्या हुआ, एग्जाम्पल से समझते हैं। तो इसका एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल को इजी से डिनोट किया जा रहा है। पहला, आप लोग जिस भी क्लास में पढ़ते हो, कोई ना कोई क्लासरूम में पढ़ते होगे, तो उस क्लास में लड़की भी होते हैं और लड़के भी होते हैं, मतलब बॉयज और गर्ल्स दोनों होते हैं। तो अगर टीचर आ करके आप लोगों से पूछता है कि टॉप
2 ब्यूटीफुल गर्ल इन योर क्लास। गर्ल इन योर क्लास। आप लोगों से पूछा गया है कि आप लोग के क्लास में 2 सबसे ब्यूटीफुल गर्ल कौन है। अब सबसे सुंदर 2 लड़की का नाम बताना है। तो कुछ बच्चा खड़ा होगा, मान लेते हैं राहुल खड़ा हुआ और ये बोला पहला लड़की का नाम प्रिया, दूसरा का नाम काजल। ये राहुल के नज़र में ये दोनों लड़की क्लास में सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। दूसरा लड़का खड़ा हुआ रोशन। अब ये जो लड़का था इसके नज़र में 2 और लड़की ब्यूटीफुल लग रही थी, जैसे कि इसने बोला श्रुति और पिंकी। अब देखिए कलेक्शन का मतलब यही बोला जा रहा है कि कलेक्शन बदलना नहीं चाहिए। ये भी 2 लड़की का नाम बताया और रोशन भी 2 लड़की का नाम बताया, लेकिन दोनों है वो अलग अलग बताया। तो अगर अलग अलग बताया तो ये सेट्स नहीं कहलाएगा। कोई तीसरा लड़का खड़ा होता है, अगर तीसरा लड़का वैभव खड़ा हुआ और ये 2 लड़की का नाम बताता है, इसके नज़र में कोई दूसरी 2 लड़की ब्यूटीफुल हो सकती है क्लास में। पहला अंजलि, दूसरी श्रेया। तो देखिए ये जो क्वेश्चन पूछा गया कि 2 ब्यूटीफुल गर्ल का नाम बताइए, तो अलग अलग लोग हैं वो अलग अलग जवाब दे रहे हैं। तो सेट क्या होता है? सेट है वो जवाब में अलग नहीं होना चाहिए, सेम होना चाहिए, सबका सेम होना चाहिए। तो सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। और कलेक्शन का मतलब बताया गया कि कलेक्शन बदलना नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पे बदल रहा था, तो जो ये क्वेश्चन पूछा गया वो सेट नहीं होगा। इट इज़ नॉट सेट, इट इज़ नॉट सेट। क्यों सेट नहीं होगा? क्योंकि अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से आंसर दे रहे हैं। अगर सभी लोग सेम आंसर देते तो ये सेट कहलाता। अब आप लोगों से ऐसा क्वेश्चन तो टीचर पूछेगा नहीं, आप लोग शायद अपने में डिस्कशन करते होंगे। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। अब की बार आप लोगों से पूछा गया कि 1 से 5 तक गिनती लिखिए। देखिए अब की बार आप लोगों से क्या बोला गया कि 1 से 5 तक गिनती लिखिए। राइट द काउंटिंग अप टू 5। 5 तक गिनती लिखना है। तो कुछ बच्चा खड़ा होगा, फिर से राहुल खड़ा हुआ, ये बोला 1 2 3 4 5। दूसरा लड़का खड़ा हुआ पप्पू, ये क्या बोला 1 2 3 4 5। फिर से खड़ा हुआ कोई, तो अब की बार लड़का ही थोड़ी खड़ा होगा, कोई लड़की भी हो सकती है। तो मान लीजिए काजल कोई लड़की क्लास में है, वो खड़ा हुई, तो वो भी बताई 1 2 3 4 5। मतलब कि क्लास का जितना भी लड़का लड़की था ना, सब बता रहा है कि 1 2 3 4 5, और इसके अलावा दूसरा चीज़ नहीं बोल रहा है। तो यहाँ पे जो पूछा गया कि राइट द काउंटिंग अप टू 5, ये सेट हो जाएगा। सेट क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे कलेक्शन बदल नहीं रहा है, कलेक्शन बदल नहीं रहा है, यहाँ पे जो कलेक्शन है वो बदल नहीं रहा है, सबका सब सेम है। तो इट इज सेट, इट इज कॉल्ड सेट। फिर से अगर कोई क्वेश्चन पूछा गया, एग्जाम्पल 3, राइट भावेल ऑफ अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट का भावेल का नाम बताना है।
तो फिर से राहुल अगर खड़ा होता है तो बोलेगा A E I O U। भावेल 5 होते हैं तो बोलेगा AEIOU। फिर से पप्पू खड़ा होता है, पी के द्वारा दिखा रहे हैं, पप्पू को पूरा नहीं लिख रहे हैं। तो पप्पू खड़ा होकर क्या बोलेगा AEIOU। फिर से काजल खड़ी होगी तो ये थोड़ा सा सोचती है कि मास्टर को थोड़ा सा घुमाते हैं और ये क्या बोलते हैं पता है, UOIEA। तो ये भी काजल वही बात को बोली लेकिन घुमा करके बोल दी। राइट, आप लोगों को पता है कि लड़की लोग ऐसे भी घुमा करके बोलती है, तो वो है घुमा करके बोली लेकिन वो भावेल को ही बताई। यहाँ पर भी ए है, ई है, ओ है, यू है, आई है। यहाँ पर भी ए है, ई है, आई है, ओ है, यू है। तो यहाँ पर भी जो आंसर दिया गया ना वो सबका सब सेम दिया गया, सभी लोग एक ही चीज़ को बोल रहे थे। और जहाँ पर एक ही चीज़ को डिनोट किया जाएगा, एक ही चीज़ के बारे में बोला जाएगा तो उसको क्या कहा जाएगा, सेट। तो हम लोग 3 एग्जाम्पल देखे। पहला में पूछा गया था कि क्लास की सबसे 2 खूबसूरत लड़की का नाम बताना है, तो अलग अलग लड़का के लिए अलग अलग लड़की खूबसूरत थी, तो वो सेट नहीं कहलाया क्योंकि वो अलग अलग के लिए अलग था। लेकिन अगर काउंटिंग नंबर पूछा जाए तो वो तो सभी लोग एक ही बोलेगा। और भावेल यहाँ पर पूछा गया तो वो भी सभी के द्वारा सेम बोला गया। लेकिन ये जो काजल थी वो थोड़ा सा मास्टर को घुमाने के लिए आगे पीछे करके बोल दी, लेकिन बात वही बोली, सभी का सभी भावेल ही बताई, तो ये भी सेट हुआ। तो सेट क्या होता है वो आप लोग देख लिए कि सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ लिखिएगा कि अगर इसको दर्शाना हो, ये सेट हो गया, ये भी सेट हो गया, ये भी सेट हो गया, सभी सेट है, तो सेट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर ABCDEFG। उससे निकले गांधी जी। राइट, तो कैपिटल लेटर का मतलब आप लोगों को पता है कि जो A होता है वो B होता है, C होता है, X होता है, Y होता है, Z। तो ये जो सेट आया ना उसी को कैपिटल लेटर के द्वारा डिनोट किया जाता है, मतलब इसको पहचानने के लिए कि सेट को कैसे पहचानेंगे। तो अगर ये सेट आया AEIOU तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, A के द्वारा A लिख दिए और यहाँ से ये जो सेट में जितना भी भावेल बताया गया उसको लिख देंगे और इसको बंद कर देंगे इसके द्वारा। ये जो बंद किया गया है ना जिस ब्रैकेट के द्वारा, इसको बोलते हैं करली ब्रेसेस। ये क्या है, करली ब्रेसेस। ये क्या है, ए का मतलब अल्फ़ाबेट जिसके द्वारा सेट को डिनोट किया जाता है। जैसे आप लोगों का भी जब जन्म होता है तो कोई नाम नहीं होता है, लेकिन अगर आप लोगों का कोई नाम नहीं दिया जाए तो आप लोगों को किस चीज़ से बुलाया जाएगा, अलग अलग नाम दे देगा। इसीलिए एक आप लोगों का नाम दे दिया जाता है ताकि समाज में आप लोगों को, जो आप लोगों का फ्रेंड है, आप लोगों के नानी मौसी चाचा चाची कोई भी हो, आप लोगों को नाम से बुला सके, आप लोगों का पहचान दिया जाता है, आप लोगों का नाम। उसी प्रकार से ये जो सेट है उसको एक नाम दे दिया गया है। अब ए की जगह पे बी से भी, सी से भी, कुछ से भी आप नाम दे सकते हैं, क्योंकि कोई बच्चा अगर जन्म लेता है तो फिक्स थोड़ी होता है कि उसका नाम ए से ही देना है, बी से ही देना है, लिखा करके तो नहीं आता है कि मेरा नाम बी से ही दीजिएगा। जो पसंद होता है उसके माँ बाप को उसके अनुसार से उसका नाम दे दिया जाता है। तो आप लोगों को जो भी पसंद हो, बी सी एक्स वाई जेड, मतलब कैपिटल लेटर उसके द्वारा डिनोट कर दीजिएगा। एक सेट और क्या था, पी, पप्पू। पप्पू जो दिया वो भी यही बात बोला, तो वो बोल देगा कि हम सेट को बी के द्वारा डिनोट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। AEIOU
यू, और इसको इस ब्रैकेट के द्वारा बंद किया जाता है, इसको बोला जाता है कर्ली ब्रेसेस। ये जो काजल है, देखिए थोड़ा घुमा करके बोलिए, लेकिन वो भी बात सेम ही बोलिए जो ऊपर में बोला गया है। तो काजल बोलेगी कि नहीं, हम है सो एक से देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, नाम दिया जा रहा है, क्या दिक्कत है। यू ओ आई ई ए, क्लियर है। तो सेट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। दूसरा में सेट को डिनोट कैसे किया जाता है, कैपिटल लेटर से। सेट कब नहीं होता है, जब अलग अलग लोग अलग अलग आंसर देने लगेगा तो वो सेट नहीं कहलाएगा। अब आगे देखिए थोड़ा सा, सेट का रिप्रेजेंटेशन, कितने प्रकार से सेट को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, आप लोग साथ में हेडिंग बनाइएगा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। और सेट क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होता है जो एक इंसान से दूसरे इंसान तक चेंज नहीं होना चाहिए। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, तो सेट को रिप्रेजेंट करने का दो तरीका होता है। कितना तरीका होता है, जनरली दो तरीका होता है सेट को रिप्रेजेंट करने का। जैसे यहाँ पे सेट को क्या किया गया, रिप्रेजेंट किया गया है, मतलब कि दर्शाया गया है। तो पहला होता है टेबुलर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म, और दूसरा होता है प्रॉपर्टी फॉर्म। पहला होता है टेबुलर फॉर्म, दूसरा होता है प्रॉपर्टी फॉर्म। अब ये टैब्स है, उतना ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। क्वेश्चन पूछेगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट कितना टाइप्स का होता है, दो टाइप का, टेबुलर फॉर्म, प्रॉपर्टी फॉर्म। और टेबुलर फॉर्म को ये भी बोला जाता है रोस्टर फॉर्म। रोस्टर, जैसे आप लोग किसी को, अपने फ्रेंड को रोस्ट करते रहते हो, राइट, सटाते रहते हो, उसी को रोस्टर बोला जाता है, रोस्टर फॉर्म। ये क्या है, टेबुलर फॉर्म या फिर रोस्टर फॉर्म। और इसी को एक और नाम दे दिया गया है, सेट बिल्डर फॉर्म। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, मतलब सेट को रिप्रेजेंट करने का दो तरीका होता है। पहला होता है टेबुलर फॉर्म, दूसरा होता है प्रॉपर्टी फॉर्म। टेबुलर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म भी बोला जाता है, प्रॉपर्टी फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म भी बोला जाता है। तो यहाँ पर आप लोगों को बताया गया कि राइट द काउंटिंग अप टू 5, ये भी एक सेट था, ये भी एक सेट था कि भावेल अल्फ़ाबेट का बताना है। क्यों सेट था, क्योंकि इसका आंसर सभी लोग फिक्स दे रहे थे। तो सेट को जो रिप्रेजेंट किए हैं यहाँ पे कैपिटल लेटर के द्वारा, तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है वो किस टाइप का आप लोगों को लग रहा है, टेबुलर फॉर्म या फिर प्रॉपर्टी फॉर्म। तो जो आप लोग यहाँ पे देख रहे हो वो टेबुलर फॉर्म का है, टेबुलर फॉर्म का है, राइट। तो अगर इस प्रकार से कर्ली ब्रेसेस कहीं पे देख लीजिएगा और उसके अंदर एलिमेंट को रखा जाएगा। अब एलिमेंट आप लोगों के लिए नया शब्द है, इसके अंदर में ए ई आई ओ यू, इसके अंदर में जितने भी वर्ड लिखा गया है ना, इन सभी को क्या बोला जाता है, एलिमेंट बोला जाता है। ए क्या है, ए बी एक्स, इसके द्वारा सेट को रिप्रेजेंट किया जाता है। ये क्या है, कर्ली ब्रेसेस है, और इसके अंदर जो भी चीज़ें हैं उसको क्या बोला जाता है, एलिमेंट। तो जहाँ पर भी कभी भी एलिमेंट को कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिख करके और कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाएगा वो टेबुलर फॉर्म रहेगा, राइट। तो टेबुलर फॉर्म में हम लोग आगे देखेंगे, प्रॉपर्टी फॉर्म भी आगे देखेंगे, उतना ज़्यादा लोड नहीं लेना है। तो देखते हैं टेबुलर फॉर्म को, जिसका एक और नाम क्या है, रोस्टर फॉर्म। एग्जाम में आप लोगों से पूछ सकता है कि टेबुलर फॉर्म को और क्या बोला जाता है, रोस्टर फॉर्म। लीजिए आप लोगों का 3 मार्क्स मिल गया वहीं पे। बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस रहने वाला है, लोगों को पढ़ना पड़ेगा। तो देखिए पहला है टेबुलर फॉर्म।
ये क्या है, सेट्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका। टेबुलर फॉर्म जिसको रोस्टर फॉर्म भी बोला जाता है, तो इसमें कैसे किसी सेट को रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे कि अभी बताया गया कि इंग्लिश के अल्फ़ाबेट को आप लोगों को बताना है, तो इंग्लिश का अल्फ़ाबेट कितना होता है, ए, ई, आई, ओ, यू। ये क्या हो गया, इंग्लिश का अल्फ़ाबेट। और क्या बताया गया कि अगर इसको ऐसे करके बंद कर देते हो दोनों तरफ से और इसका एक नाम दे देते हो, क्योंकि जैसे कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसका नाम दिया जाता है, तो ये भी एक तरह से इसका क्या हुआ, जन्म हुआ, तो इसको एक नाम दे देंगे ए के द्वारा या फिर बी के द्वारा, किसी से भी आप नाम दे सकते हैं, लेकिन कैपिटल लेटर रहना चाहिए ABCD का। तो अगर अल्फ़ाबेट का भावेल बताने के लिए बोला जाएगा तो आप लोग बता दीजिएगा और उसको कर्ली ब्रैसेस से बंद करके और उसका कोई नाम दे दीजिएगा। बोलेगा 1 से लेकर के 5 तक गिनती लिखना है, 1 2 3 4 5। इसको बंद कर दीजिए और जिससे बंद किया जाता है उसको कर्ली ब्रैसेस बोला जाता है। और इसके अंदर जितना भी चीज़ दिख रहा है, ये छोटा छोटा चीज़ 1 2 3 4 5 AEIOU, ये सभी को क्या बोला जाता है, एलिमेंट बोला जाता है। और इसको भी कुछ नाम दे दीजिए, हम दे दिए C कैपिटल लेटर से। तो अगर कभी भी किसी सेट को, क्योंकि ये सेट है, और सेट क्यों है, क्योंकि अगर किसी से भी पूछा जाएगा ना 5 भावेल का नाम बताइए, तो वो हमेशा यही बात बोलेगा। 1 से 5 तक गिनती बताइए तो वो हमेशा यही बात बोलेगा। तो ये एक प्रकार का क्या है, सेट है। और सेट को अगर इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा तो उसको टेबुलर फॉर्म कहेंगे। दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म। क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म। जिसको प्रॉपर्टी फॉर्म भी बोला जाता है। एग्जाम में पूछ दिया कि प्रॉपर्टी फॉर्म को और क्या बोला जाएगा, तो आप लोग सीधे मारिएगा सेट बिल्डर फॉर्म, 3 नंबर पॉइंट्स यहाँ के आप लोगों के मार्क्स में जुट जाएगा। तो इसके अंदर कैसे बताया जाता है, तो सेट बिल्डर फॉर्म या फिर प्रॉपर्टी फॉर्म का मतलब एक प्रॉपर्टी की तरह इसमें बताया जाएगा। इसमें एग्जैक्ट नहीं AEIO नहीं रहेगा, एक प्रॉपर्टी की तरह रहेगा। जैसे आप लोगों को बोला जाएगा कि 5 भावेल का नाम लिखना है, तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म के रूप में कैसे लिखा जाएगा, सिंपल सा कोई भी कैपिटल लेटर दे दीजिए, उसके बाद ये कर्ली ब्रेसेस तो आएगा, और एक्स वो एलिमेंट है सच दैट एक्स इज ए भावेल। अब ये आप लोगों को थोड़ा सा लग रहा होगा डिफिकल्ट टाइप का, जो और सर कॉमर्स के स्टूडेंट हैं जो कभी नहीं पढ़े होंगे। तो देखिए सेट बिल्डर फॉर्म या प्रॉपर्टी फॉर्म में प्रॉपर्टी बताया जाता है। क्या प्रॉपर्टी बताया गया है कि एक्स, इसका मतलब होता है कॉलोन, जिसको हम लोग पढ़ते हैं सच दैट एक्स एक एलिमेंट है। एक्स क्या है, एक एलिमेंट है। क्योंकि कभी भी अगर आप लोगों को बताया गया कि कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर अगर 1 2 3 4 5 कुछ भी रहेगा AEIOU, तो उसको क्या बोला जाता है, एलिमेंट बोला जाता है। तो यहाँ पर क्या है, एक्स, तो एक्स एक एलिमेंट है। इसका मतलब होता है सच दैट। सच दैट मतलब इस प्रकार से एक्स एक एलिमेंट है, सच दैट एक्स इज ए भावेल। एक्स एक एलिमेंट है और एक्स क्या भावेल है, तो भावेल के अंतर्गत क्या आता है, AEIOU। अब आप लोगों को क्या रहेगा, ये सब कुछ नहीं दिया रहेगा, सिर्फ आप लोगों को ये दिया रहेगा और इसके द्वारा बताना है कि इसका मतलब क्या हुआ। तो सिंपल सा है, ए है सो सेट का नाम दिया गया है, और एक्स मतलब बताएं कि कभी भी ABCD कुछ भी रहेगा कर्ली ब्रैसेस के अंदर उसको बोला जाता है एलिमेंट। तो कॉलोन इसका मतलब होता है सच दैट, तो एक्स एक एलिमेंट है सच दैट एक्स है भावेल है।
और भावेल कितना होता है, 5 होता है, तो उसको लिख दिया गया है 5। उसी प्रकार से इसको कैसे लिखा जाएगा, सी सेट के द्वारा। क्या रहेगा, यहाँ पर हमेशा x फिक्स रहेगा, इसका मतलब होता है सच दैट, तो x एक एलिमेंट है, सच दैट x इज ग्रेटर देन 0 और लेस देन 6, राइट। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि x एक क्या है, एलिमेंट है, क्योंकि इसके अंदर कुछ भी रहेगा एलिमेंट है, क्या है, x एक एलिमेंट है, सच दैट इस प्रकार से है कि x जो है वो 0 से बड़ा है और 6 से छोटा है। 0 से बड़ा और 6 से छोटा तक में काउंटिंग आप क्या क्या लिख सकते हैं, तो 0 से बड़ा मतलब 1 2 3 4 5, 6 से छोटा भी बोल रहा है तो आगे हम लोग नहीं जाएंगे। तो ये जो लिखा गया है ना, इसको देख करके हम लोग ये समझ रहे हैं, और ये जो लिखा गया है इसको देख करके हम लोग ये समझ रहे हैं। तो यही होता है सेट बिल्डर फॉर्म या फिर प्रॉपर्टी फॉर्म। इसका उतना ज़्यादा यूज नहीं है, लेकिन हाँ ये टेबुलर फॉर्म बहुत ही ईजी है, इसका यूज भी रहेगा। इसको क्या बोलते हैं, करली ब्रेसेस, इसके अंदर कुछ भी रहेगा एलिमेंट, माइंड में सेट होना चाहिए, एलिमेंट एलिमेंट एलिमेंट। इसके अंदर सेट को किससे रिप्रेजेंट या फिर डिनोट किया जाता है, तो कैपिटल लेटर के द्वारा डिनोट किया जाता है। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या रहेगा, प्रॉपर्टी की तरह रहेगा, राइट। अब आगे एक इम्पॉर्टेंट नोट लिखिएगा, NOTE, नोट का मतलब इम्पॉर्टेंट बात होता है। तो यहाँ से आप लोगों का क्वेश्चंस रहने का एकदम 99% चांसेस, तो इसको आप लोग ध्यान से समझिएगा। तो नोट के अंदर क्या है, इन टेबुलर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म या फिर रोस्टर फॉर्म दोनों सेम है। टेबुलर फॉर्म मतलब ये होता है टेबुलर फॉर्म जिसके अंदर इस प्रकार से एलिमेंट को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो टेबुलर फॉर्म के अंदर इम्पोर्टेंट नोट को आप लोगों को ध्यान रखना, जो आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसके अंदर सेट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे कि ए कोई कैपिटल लेटर के द्वारा, एक करली ब्रेसेस का सैम्पल होता है। तो यदि आप लोग होटल गए और होटल में आप लोग मिठाई खाना चाहते हो, तो आप लोग मांगोगे रसगुल्ला, फिर मांगोगे समोसा, फिर मांगोगे चटनी। हम लोग सी से चटनी को, एस से समोसा को, आर से रसगुल्ला से डिनोट कर रहे हैं। फिर से कुछ देर के बाद मांगोगे रसगुल्ला, फिर से मांगोगे, ख़त्म हो जाएगा तो समोसा। तो ये सब का अगर एक सेट बन गया, क्योंकि सेट का मतलब क्या बोले थे कि ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट जो पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करना चाहिए। तो मान लेते हैं कि एक सेट है जिसका नाम ए है, और वो सेट क्या है, रसगुल्ला है, समोसा है, चटनी है, फिर से रसगुल्ला ख़त्म हो गया तो फिर से रसगुल्ला मांगे, फिर से समोसा मांगे। तो यहाँ पे आप लोगों से 3 चीज़ पूछा जा रहा है। पहला, ये जो होटल आप लोग गए उसमें कितना आइटम है, पहला टोटल आइटम कितना है। तो टोटल नंबर ऑफ इसके अंदर जो हम लोग एलिमेंट काउंट कर सकते हैं वो 1 2 3 4 5, लेकिन आप लोगों से पूछा जा रहा है कि कितना टोटल आइटम है, कितना आइटम है। तो आइटम तो आप लोगों के पास 3 ही है, एक रसगुल्ला है, एक समोसा है, एक चटनी है। रसगुल्ला समोसा चटनी, लेकिन रसगुल्ला फिर से अलग आइटम नहीं होगा और समोसा अलग आइटम नहीं होगा, तो टोटल आइटम कितना है, 3। दूसरा चीज़ आप लोगों से पूछा जा रहा है कि कौन कौन सा आइटम है। पहला तो पूछा गया टोटल आइटम कितना है जब आप लोग होटल गए तो टोटल आइटम मांगे आप लोग रसगुल्ला, फिर समोसा, फिर चटनी, फिर ख़त्म हो गया तो रसगुल्ला, फिर समोसा, लेकिन टोटल आइटम 3 ही था, रसगुल्ला समोसा और चटनी। दूसरा में कौन कौन सा था, रसगुल्ला था, समोसा था और चटनी था।
अब फिर से थोड़ी ना आप लोग लिखिएगा कि रसगुल्ला था, समोसा था। कौन कौन सा आइटम था वो लिखने के लिए बोला। 3 तो था, लेकिन 3 कौन कौन था वो बता दिए। अब तीसरा क्वेश्चन है कि आप लोग यदि वहाँ पे गए और पहले अगर मांगोगे समोसा, फिर मांगोगे चटनी, फिर मांगोगे रसगुल्ला, तो क्या तीनों आप लोगों को मिलेगा? ज़रूर मिलेगा। पहले आप लोग रसगुल्ला बोलो, समोसा बोलो या चटनी बोलो, तब भी आप लोगों को यही मिलने वाला है। और अगर आप लोग समोसा पहले बोलो, चटनी बोलो या रसगुल्ला बोलो, तब भी आप लोगों को यही मिलने वाला है। तो यहाँ पर भी आप लोगों को 3 चीज़ मिलने वाला है। पहला चीज़ बोले कि आप लोग एक होटल गए, उसमें रसगुल्ला मांगे, समोसा मांगे, चटनी मांगे, फिर ख़त्म हो गया, रसगुल्ला मांगे, समोसा मांगे। तो इसमें टोटल कितना आइटम है? 3 ही आइटम है, रसगुल्ला, समोसा, चटनी। दूसरा, कौन कौन सा आइटम है वो बता दिए, RSC। तीसरा, अगर आप लोग पहले समोसा बोलते और चटनी बोलते फिर रसगुल्ला बोलते तो क्या आप लोगों को मिलता? ज़रूर मिलता। तो हम इसको बोल सकते हैं समोसा, चटनी और रसगुल्ला भी मांगते तब भी मिलता। अगर इतना आप लोग समझ गए होंगे तो आप लोगों का यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा और आप लोग आसानी से सॉल्व कर दोगे। तो इसमें पहला पॉइंट लिखिएगा कि अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट नॉट इम्पॉर्टेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एलिमेंट रहेगा ना उसको सजावट इम्पॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे हम लोगों के पास कौन कौन सा एलिमेंट है, इसके अंदर जो भी रहता है उसको क्या बोलते हैं? एलिमेंट। यहाँ पे देखिए क्या बताएं, जो भी रहता है कर्ली ब्रैसेस के अंदर वो एलिमेंट है। तो पहला पॉइंट कि अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट नॉट इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे जो अरेंजमेंट है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। आप लोग चाहे ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो। यहाँ पर पहले क्या था? R था, S था, C था, लेकिन अभी कहाँ से स्टार्ट किया गया? SCR। दूसरा, एलिमेंट शुड नॉट रिपीट। एलिमेंट शुड नॉट रिपीट, मतलब जो भी एलिमेंट है ना वो रिपीट नहीं करना चाहिए, 2 बार नहीं आना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर रसगुल्ला था, समोसा था, चटनी था, रसगुल्ला था, समोसा था, 5 बार लिया गया, लेकिन पूछा गया कि कौन कौन सा लिया गया था, तो RSC। फिर से आप लोग तो नहीं बताए कि फिर से रसगुल्ला लिया गया, समोसा, 3 ही आइटम लिया गया, तो वही बताया गया कि एलिमेंट शुड नॉट रिपीट। एलिमेंट है वो रिपीट नहीं करना चाहिए। और तीसरा, ये जो लिखा गया है सेट को, हम लोग इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, RSC। कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 5 था, यहाँ पे हम लोग 3 ही लिखेंगे। क्यों? क्योंकि फिर से जो 2 था R और S वो दोनों सेम ही तो है, इसीलिए रिपीट नहीं करना है। तो 3 बात समझ में आ गया कि कभी भी टेबुलर फॉर्म में अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट इम्पॉर्टेंट नहीं होता। आप लोग किसी प्रकार से लिखो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप चाहे S को पहले लिखो, C को बाद में लिखो, या फिर R को पहले लिखो, राइट। दूसरा में एलिमेंट शुड नॉट रिपीट, एलिमेंट को रिपीट नहीं करवाएं। देखिए यहाँ पर 5 था, लेकिन यहाँ पर 3 ही लिखें, क्योंकि अगर फिर से लिखते तो एलिमेंट क्या हो जाता है? रिपीट कर जाता। तो ये था 3 इम्पॉर्टेंट नोट कि अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट इम्पॉर्टेंट नहीं है, एलिमेंट शुड नॉट रिपीट होना चाहिए और इस प्रकार से होना चाहिए। अब आगे आते हैं थोड़ा सा, तो आप लोग आगे लिखिएगा कॉन्सेप्ट ऑफ बिलोंग टू। कॉन्सेप्ट ऑफ बिलोंग टू का मतलब इस प्रकार का सिंबल होता है। जैसे इक्वल टू आप लोग जानते हो ना, इक्वल टू इसको बोलते हैं इक्वल टू। तो उसी प्रकार से बिलोंग टू ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका क्या मतलब है? इसको हम लोग
इसका क्या मतलब है हम लोग देखते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ बिलोंग टू को इस प्रकार से दिखाया जाता है, उल्टा ई के जैसा है। और इस बिलोंग टू का मतलब होता है इसके अंदर। जैसे कि अगर यहाँ पे झारखंड, क्या है, झारखंड, यहाँ पे 2 लड़की रहती है, रिया और सीता। बगल में इसके बिहार है। अब बिहार का मैप हम लोग नहीं बना रहे हैं, बता रहे हैं कि ये बिहार है, इसमें बहुत सारे लोग रहते हैं, तो इसमें भी 2-3 लोग का नाम लिख लेते हैं। यहाँ पे रहता है सतीश और एक रहता है पीयूष। सिंपल सा। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ बिलोंग टू का मतलब उल्टी ई के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है और इसका मतलब होता है अंदर, राइट। तो आप लोगों से एक चीज़ पूछा जा रहा है कि रिया, जो रिया है वो कहाँ से बिलोंग करती है। रिया कहाँ से बिलोंग करती है, तो आप लोग बोलोगे झारखंड से। तो रिया कहाँ से बिलोंग कर रही है, झारखंड से। लेकिन आप लोगों से पूछा जाए कि सतीश कहाँ से बिलोंग कर रहा है, तो ये बिहार है, ये झारखंड है। झारखंड में रिया और सीता रहती है, बिहार में सतीश और पीयूष रहता है। तो सतीश कहाँ बिलोंग करता है, तो जो सतीश है वो बिहार में बिलोंग करता है। तो अगला बताइएगा जो सीता है वो कहाँ से बिलोंग करती है, मतलब कि किसके अंदर आती है, ये भी समझ सकते हैं। बिलोंग टू का मतलब अंदर, तो सीता किसके अंदर आती है, तो सीता झारखंड के अंदर आती है। तो इसी को हम लिख सकते हैं, ये जो लिखा गया है रिया है वो झारखंड से बिलोंग करती है, और बिलोंग करना मतलब किसके अंदर आती है, तो रिया झारखंड के अंदर आती है। तो हम इसको लिख सकते हैं रिया बिलोंग टू को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, झारखंड सतीश, ये जो लिखा गया है सतीश किसके अंदर है, बिहार के अंदर है। तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं सतीश बिलोंग टू बिहार। और यहाँ पे सीता बिलोंग टू, कहाँ बिलोंग कर रही है, झारखंड में। तो इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं, बिलोंग टू का मतलब ये उल्टा ई का सिंबल होता है, मतलब किसके अंदर है। और एक जो बच गया पीयूष, इसको क्यों छोड़ दिए, इसको भी लिख दीजिए, नहीं तो गुस्सा करेगा ये। पीयूष कहाँ से बिलोंग कर रहा है, बिहार में। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये जो पीयूष है बिहार से बिलोंग कर रहा है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, पीयूष बिलोंग टू बिहार। तो ये था बिलोंग टू का कॉन्सेप्ट कि किसके अंदर आता है। ये तो हो गया पहला। अब दूसरा में ये आप लोग बताइए कि जो रिया है, फिर से पूछा जाए कि रिया क्या बिलोंग करती है बिहार में। तो हम लोग चेक करेंगे, रिया बिहार में तो सतीश और पीयूष रहता है, तो ये गलत बोल रहा है। हम बोलेंगे नहीं, रिया बिहार में बिलोंग नहीं करती है, ये गलत बोल रहा है। दूसरा सतीश, अब सतीश को बोल दिया जाए कि ये झारखंड में रहता है, मतलब कि झारखंड के अंदर रहता है, क्योंकि बिलोंग टू का मतलब उसके अंदर। तो हम लोग देखेंगे कि सतीश क्या झारखंड के अंदर रहता है या फिर झारखंड में बिलोंग करता है। तो देखेंगे सतीश झारखंड में, तो झारखंड में तो सतीश नहीं दिख रहा है, सतीश जो है वो बिहार में दिख रहा है। तो हम बोलेंगे नहीं, काट देंगे बात को, वक्त क्या बात कर रहे हो, सतीश तो बिहार में रह रहा है। तो इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं, रिया बिलोंग टू बिहार। तो ये क्या सही बात बोल रहा है कि रिया है वो बिहार में रहती है।
तो देखेंगे कि रिया तो झारखंड में रहती है, तो बोलेंगे नहीं, गलत बोल रहे हो, काट दो। तो इसका मतलब होता है डज नॉट बिलोंग टू। काट देंगे तो क्या होता है, ये डज नॉट बिलोंग टू। और इसको भी हम लोग लिख सकते हैं, इसी को हम इधर अगर लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे स्पेस नहीं है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं सतीश, एरो का मतलब बिलोंग टू झारखंड। तो हम लोग देखेंगे कि सतीश के झारखंड में बिलोंग करता है। झारखंड में देखेंगे तो 2 ही लोग हैं, रिया है और सीता है। हम लोग देख रहे हैं बिहार में सतीश है, लेकिन यहाँ बोल रहा है सतीश बिलोंग टू झारखंड, तो बोलेंगे वह गलत बोल रहा है, राइट, तो काट देंगे। तो इसी को बोला जाता है क्या, डज नॉट बिलोंग टू। तो यहाँ से इसको पढ़ेंगे सतीश डज नॉट बिलोंग टू, इसका मतलब डज नॉट बिलोंग टू झारखंड। रिया डज नॉट बिलोंग टू बिहार, लेकिन यहाँ पर रिया बिलोंग टू झारखंड। हाँ, रिया है वो झारखंड से बिलोंग करती है। अब हम लोग देखते हैं मैथमेटिक्स के अंदर। मैथमेटिक्स के अंदर कि बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू और इसका मतलब होता है नॉट बिलोंग्स टू। काट देंगे तो राइट। तो यहाँ पे एक सेट दिया गया है, सेट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल लेटर से। ये क्वेश्चन आप लोगों को रह सकता है एग्जाम में, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल लेटर से। कैपिटल लेटर से क्लियर हो गया कि सेट को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। और यहाँ से लिखा गया है 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9। तो यहाँ से आप लोगों को बताना है कि क्या 1 है, ये जो 1 है वो बिलोंग करता है ए के अंदर। 1 है वो बिलोंग करता है ए के अंदर। तो आप लोग बोलेंगे हाँ, ए में जाइए और देखिए कि क्या 1 ए के अंदर है। बिलोंग टू का मतलब अंदर, तो ए के अंदर में 1 है, तो हम बोलेंगे यस, राइट। इसको क्या पढ़ते हैं, 1 बिलोंग्स टू, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू ए। लेकिन अगर अब की बार पूछे कि क्या 2 ए के अंदर बिलोंग करता है, 2 ए के अंदर बिलोंग करता है, तो ए में जाएंगे और देखेंगे है क्या, तो 2 तो है नहीं, तो यहाँ से हो जाएगा 2 बिलोंग्स टू ए। तो यहाँ से बोलेंगे नहीं, क्योंकि 2 इसमें है ही नहीं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, नो। नॉट बिलोंग टू मतलब नो और बिलोंग टू मतलब यस। और इसका मतलब ये हुआ कि 2, इसको क्या पढ़ेंगे, 2 डज नॉट, इसका मतलब अभी बताया गया, डज नॉट बिलोंग टू, डज नॉट बिलोंग टू। फिर से आगे, क्या 3 ए में बिलोंग करता है, तो क्या 3 ए के अंदर है, तो देखेंगे ए में 3 है, हाँ, हम बोल सकते हैं 3 ए में बिलोंग करता है। क्या 4 ए में बिलोंग करता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, नहीं, 4 तो इसमें कहीं दिख ही नहीं रहा है, तो इसको काट दीजिए, राइट। तो यहाँ से इसको क्या पढ़ेंगे, 3 बिलोंग्स टू ए, बिलोंग्स टू ए, और यहाँ से हो जाएगा यस, वाई से यस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, क्या 4 ए के अंदर बिलोंग करता है, नो। और इसको क्या पढ़ेंगे, सिंपल सा 4 है, तो यहाँ 4 लिखिए, इसका मतलब बताएं नॉट बिलोंग टू, नॉट बिलोंग टू ए। तो ये बिलोंग टू और नॉट बिलोंग टू क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट था। आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अगर कोई भी चीज़ किसी के अंदर होता है तो हम बोलेंगे कि वो बिलोंग टू में है। अगर इसके अंदर वो चीज़ नहीं है तो हम बोलेंगे नॉट बिलोंग टू है। जैसे 2 इसके अंदर है ही नहीं, 4 इसके अंदर है ही नहीं,
जैसे कि यहाँ पे बताया गया, रिया और सीता झारखंड में बिलोंग करेगी, लेकिन ये रिया और सीता बिहार में बिलोंग नहीं करेगी। तो ये था मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग एनालिसिस का पहला वीडियो। आप लोग जितने भी लोग हैं इसको लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा, ताकि हम जल्दी से जल्दी वीडियो बना सकें। आप लोगों का जैसा रिस्पॉन्स रहेगा, जैसा आप लोग कमेंट कीजिएगा, उसके अनुसार से वीडियो बनाया जाएगा। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर आप लोग नए हैं चैनल में तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।